हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानस्टार अकेडमी। यूपी स्कॉलरशिप की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, इसमें हम कई सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जान रहे होंगे। तो फर्स्ट हमारा ये रहेगा कि जो आप लोगों का करंट स्टेटस है, जो आप लोगों का स्टेटस है वो क्या शो हो रहा है और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, वो कब तक आपको क्रेडिट हो जाएगा, जो भी अमाउंट आपको मिलने वाला है उसका क्या प्रोसीजर है, किन किन स्टेपों से गुजर के वो स्कॉलरशिप आपके अकाउंट तक पहुंचती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी कि करेक्शन फॉर्म को लेके जो करेक्शन विंडो ओपन होती है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उसी के साथ साथ एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी जो भी कैटेगरीज हैं उनकी जो डेट है, लास्ट डेट, यानी कि जो आपकी कुछ और डेट आपको याद रखनी होती है बीच बीच में, जैसे कि आपकी करेक्शन डेट कब से कब तक है, उसके बाद जो कॉलेज में आप लोग उसको कब तक सबमिट कर सकते हो, हार्ड कॉपी आपको दोबारा देनी है या नहीं देनी है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, काफी ज्यादा आपको ये हेल्पफुल लगेगी वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्टेटस के बारे में। देखिए, यहाँ पे बच्चों का जो स्टेटस आ रहा होगा, कुछ बच्चों के में तो यहाँ पे दिख रहा होगा रिसीव बाय इंस्टीट्यूट, जो ये देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पे जो स्टेटस है, यहाँ पे इस केस में क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, यानी कि जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपकी, उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। और फॉरवर्ड करने के साथ साथ आप लोगों को फिर यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देगी कि आपकी जो भी वहाँ पे सीपीआई या फिर आपका रिजल्ट है वो क्या रहा है, और जो अटेंडेंस आपकी कितनी रही है वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे शो हो रही होगी यदि आपका डेटा आगे फॉरवर्ड कर दिया है तो। और जिन बच्चों को में आ रहा होगा रिसीव बाय इंस्टीट्यूट, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका जो डेटा है वो इंस्टीट्यूट के पास रिसीव हो गया है और उन्होंने वो आगे फॉरवर्ड नहीं किया है। अब आगे फॉरवर्ड क्यों नहीं किया है, इसका रीजन आप लोगों को वही बता पाएंगे। मे भी हो सकता है कि उन लोगों के पास जो मास्टर डेटा होता है वो नहीं आया हो। ठीक है, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, या फिर आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह पूरी नहीं रही हो, इस वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने आगे उसको फॉरवर्ड नहीं किया हो। लेकिन ये श्योर है कि रिसीव बाय इंस्टीट्यूट आ रहा है इस आपका स्टेटस में, तो यहाँ पे जो आपका डेटा है वो आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया है, उसमें आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलने का कोई भी चांस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं हुआ, तो आगे तक पहुंचेगा कैसे। क्योंकि अभी आप लोग जब जानोगे कि किन किन स्टेप से गुजर के आप लोगों के पास स्कॉलरशिप आती है, तब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि रिसीव बाय इंस्टीट्यूट और फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। आप लोग मुझे कमेंट में बता देना कि आपके कौन सा स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हम सीधा चलते हैं, इनका जो भी नोटिस आया है उस नोटिस की तरफ चलते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जनरल, ओबीसी और जो भी यहाँ पे अदर कास्ट है उनके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन पहले मैं जनरल, ओबीसी वगैरह का आपको मैं जो भी स्टेटस है वो दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे नोटिस रिलीज हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, पूरा एक नोटिस है 4-5 पेज का। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा हर एक डेट को क्या चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, 12 जनवरी तक आप, यानी कि 12 जनवरी से 15 जनवरी तक आपका जो भी मास्टर डेटा है वो आपका कॉलेज के पास आ जाएगा, यानी कि कॉलेज के पास वो रिसीव हो जाएगा, आपकी हार्ड कॉपी वगैरह। और जो आप यानी कि फॉर्म फिल करते हो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर, उसका जो डेटा होता है पूरा, वो सबसे पहले आता है कॉलेज के पोर्टल पर। यानी कि 15 जनवरी तक कॉलेज के पास वो सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं 9-12 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यानी कि जो अंडर ग्रेजुएशन में है, जो भी BCA, BSc या BTech इस तरह की डिग्री ले रहे हैं, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, 10th और 12th का वो अलग सीन है, सॉरी 9th और 10th का, 12th वाला इसी में कंसीडर है। तो उसके बाद यानी कि जैसे ही आपका मास्टर डेटा कॉलेज के पास आ जाता है, देन उसके बाद जब आपका डेटा कॉलेज के पास आ जाएगा तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, भी बताता हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। उसके बाद क्या होगा कि जो आपने डेटा कॉलेज के पास आया है, आपका जो डेटा, वो फिर उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई होगा कॉलेज के पर्सपेक्टिव से। यानी कि जो आपकी फीस वगैरह है, आपने जो भी फीस कितनी सबमिट की है, नहीं की है, वो सारी चीज़ वेरीफाई होगी कॉलेज के लेवल पर। ठीक है, तो वो लोग उसको 16 जनवरी को वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और जो आपका समाज कल्याण है वो 17 जनवरी को उसको वेरीफाई कर लेगा कि हाँ, इस बच्चे ने, पर्टिकुलर बच्चे ने ये फीस अपनी सबमिट की है, तो इसकी फीस कॉलेज के पास पहुंच गई है, तो ये एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। अभी तक आपका मास्टर डेटा आया है और फीस वेरीफाई हुई है, इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं हुआ, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 17 जनवरी के बाद फिर जो आपकी, अब हम देखते हैं छात्र स्तर के, मतलब जो एक स्टूडेंट है उसके लेवल से चीज़ें किस तरीके से चल रही होंगी उसकी बात कर लेते हैं हम। वो तो हो गई आपके यानी कि कॉलेज के लेवल की बात, वो अपना काम कवर कैसे कर रहे होंगे। अब देखिए, जो आवेदन की डेट थी वो 31 दिसंबर थी, लेकिन उसको बढ़ा के 18 जनवरी कर दिया गया था। तो 18 जनवरी तक आप लोगों ने अपने ऑनलाइन आवेदन किया होगा। ठीक है, तो ये 18 जनवरी आपकी ऑनलाइन आवेदन की डेट थी, जो कि ऑलरेडी निकल चुकी है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप 21 जनवरी को, 21 जनवरी को छात्र द्वारा त्रुटि को सुधार करने व फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवस में, यानी कि उसके बाद अब आप लोगों का सब कुछ कर दिया वहाँ पे, तो 3 दिन बाद आप अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हो। क्योंकि जो लास्ट डेट थी लॉक करने की वो क्या थी आपकी 18 जनवरी। ठीक है, 18 जनवरी के बाद 3 दिन आपको मिले प्रिंट आउट निकालने के लिए, और 21 जनवरी तक आप अपना प्रिंट आउट हर हाल में निकाल लिया होगा आप लोगों ने। उसके बाद जो डेट थी आपकी 22 जनवरी, वो थी आपको हार्ड कॉपी कॉलेज के लिए सबमिट करनी थी, लास्ट डेट थी। इसके बाद आपकी कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ पे नहीं ली जाएगी, और यही हुआ होगा आपके केस में। अब मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, भले ये डेट निकल चुकी है, लेकिन आप लोगों को पता होना जरूरी है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो किस तरीके से आप तक आती है, उसका प्रोसीजर क्या है पूरा। ठीक है, उसके बाद
अब थोड़ा आगे चलते हैं, शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रेसित करना, यानी कि 23 जनवरी को 23 जनवरी को जो आपका मास्टर डेटा आया था प्लस आपने जो हार्ड कॉपी दी थी उसको वेरीफाई करके क्रॉस चेक करके कॉलेज वाले उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कहाँ पे? समाज कल्याण की वेबसाइट पे। तो अब आपका डेटा 23 जनवरी को समाज कल्याण की वेबसाइट पे जा चुका है, फीस वगैरह सब कुछ वेरीफाई होने के बाद, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा और चलते हैं हम। अभी तक ये डेट वही चल रही है जो ऑलरेडी डेट निकल चुकी है, ठीक है, ये सारी डेट वही है। उसके बाद आप लोगों का जो भी नवीनीकरण ना करने वाले छात्रों को, यानी कि अब यहाँ पे चिन्हित करके, यानी कि उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा जिन लोगों ने अपना रिन्यूअल नहीं किया है या फिर वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो भी चीज़ें रही होंगी 20 जनवरी से 10 फरवरी तक जो भी समाज कल्याण है वो इस चीज़ को चेक करेगा कि किन किन बच्चों ने अपना रिन्यूअल नहीं किया है, उन सब का डेटा निकाल के उनको वो अलग कर देगा और जो प्योर डेटा उनको मिलेगा, यानी कि जो उनके काम का डेटा उसको वो रख लेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से अब आपका जो डेटा है वो अब सेलेक्ट होने लग गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जो भी लोग यहाँ पे कुछ आउट हो जाएंगे जिन्होंने रिन्यूअल नहीं किया होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा आगे चलते हैं, 10 फरवरी तक आपका ये सारा काम हो जाएगा और ये समाज कल्याण की तरफ से ही किया जाएगा, ठीक है, इसमें उनका ही रोल होता है सारा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका ये सब चीज़ें हो गई, उसके बाद हम बात करें यानी कि विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी या फिर आपका जिला विद्यालय निरीक्षण, जो भी चीज़ें होती हैं यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे आपकी जो चीज़ें हैं ये वेरीफाई होती हैं। 24 जनवरी से लेकर आपकी 20 फरवरी तक ये चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी। उसमें क्या होगा कि जो भी इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि उसकी अटेंडेंस कम रही है या फिर उसकी जो इनकम सर्टिफिकेट डाला है वो उसने गलत तरीके से यूज किया है या फॉर्म फिल करते समय उसने कुछ चीज़ें गलत यूज़ की हुई है वहाँ पे, तो उन सब चीज़ों को क्रॉस चेक किया जाता है कि क्या ये सच में ही सारी जो कंडीशन है उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं। वो सारी चीज़ें 20 फरवरी तक आपकी सब चीज़ें जांच कर ली जाएंगी और उसके बाद आपका यहाँ पे अगेन सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ें चेक कर ली जाएंगी आपकी, वहाँ पे फिर जो भी प्योर होंगे उनको आगे की तरफ बढ़ा देंगे और बाकी सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पे इवन कॉलेजों के ऊपर भी चीज़ें बैठती हैं, जैसे बहुत से स्कूल होते हैं जो कि वो अपनी गलत तरीके से स्कूल चला रहे हैं या फिर वो एप्लीकेबल नहीं है या ज़्यादा बच्चे उन्होंने दिखा दिए स्कॉलरशिप के लिए कि वो ज़्यादा बच्चे दिखा करके स्कॉलरशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सब पर नजर रहती है इन लोगों की, तो वो उन सबको ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जो भी प्योर क्रीम बचा हुआ है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है और वो NIC द्वारा उसकी स्क्रूटनी होती है, यानी कि अब जाँच होती है NIC के लेवल पे। वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है उनके पास जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे PFMS सॉफ्टवेयर, ठीक है। PFMS सॉफ्टवेयर पे इसका जो भी जांच की जाती है उस सॉफ्टवेयर से निकाला जाता है। अगेन जो भी उनको इम्प्योरिटी मिलती है उसके बाद भी मैनुअली चेक कर लिया उन्होंने, उसके बाद सॉफ्टवेयर में निकालते हैं। जो बिल्कुल प्योर डेटा होता है उनके पास, जो शुद्ध डेटा होता है वो वहाँ से निकाल के आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोग समझ में आ रहा होगा कि स्कॉलरशिप के लिए हम लोग बस फिल करके छोड़ देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसके पीछे कितनी सारी प्रोसेस करती है और लेयर बाय लेयर इस चीज़ को आगे की तरफ फॉरवर्ड करना होता है और ये उस तरीके से क्रीम होता रहता है और फाइनली आप लोगों के अकाउंट में स्कॉलरशिप आती है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये सब चीजें हो जाएंगी आपके 20 फरवरी तक और ये यानी कि 24 जनवरी से 9 फरवरी तक अब ये ऑलमोस्ट आपकी ये सारी चीजें भी हो चुकी है, यानी कि NIC द्वारा स्क्रूटनी आप लोगों की हो चुकी है। इसके बाद जब आपकी NIC स्क्रूटनी हो जाती है उसके बाद अब आप लोगों के विंडो पे जो करंट स्टेटस है जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे ये जो मैं बोल रहा था, जो ये करंट स्टेटस आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, चेक करंट स्टेटस, अभी यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो कुछ भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद यानी कि 2 से 3 दिन बाद आप वो अपना पूरा प्रोसेस करके उसके बाद यहाँ पे आपको करंट डेटा आपका दिखाई देने लगेगा कि आपकी कहाँ पे प्रॉब्लम रही है, कहाँ आपको गलत चीज़ आपने फिल की हुई है या आपके मार्क्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। आपके आधार कार्ड या बैंक में किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी करंट स्टेटस में। और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो करेक्शन विंडो है, अब पर्टिकुलर ये चीज़ आ गई है, अब आप इसको ध्यान से सुनिए। जो जिनके अभी कोई करेक्शन करना है, उनको डेट में कोई दिक्कत है या फिर उनके किसी भी और चीज़ में दिक्कत हो रही होगी, मार्क्स वगैरह में, अटेंडेंस में, तो करेक्शन विंडो का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे यानी कि आपको कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप लोगों को उस चीज़ को एडिट करके और फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। उसका भी मैं बता देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हम फिर से चलते हैं इसी पेज पे। ये चीज़ें हो गई आपकी, यानी कि 12 फरवरी NIC हो गया। उसके बाद अब 12 फरवरी से 15 मार्च तक जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डेटा लॉक करना। उसके बाद भी फिर अगेन जनपद के पास आता है, आपके जिला के पास आएगा, ठीक है। जिले के द्वारा वो फिर 12 फरवरी से यानी कि स्क्रूटनी हो गई। उसके बाद 12 फरवरी से 12 मार्च तक पूरा 1 महीने का टाइम रहता है, उसमें ये डेटा को फिल्टर करते रहते हैं, ठीक है। अब इस 12 मार्च तक में जो डेटा फिल्टर होता रहता है, इसी के बीच में आप लोगों को करेक्शन की डेट मिलती है। ये त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक डेट मेंशन हो रही होगी 12 फरवरी से 15 फरवरी तक, यानी कि 12 फरवरी से 15 फरवरी आपके पास 12, 13, 14, 15
ठीक है, 3 से 4 दिन है आप लोगों के पास, इसमें आप लोग उसको एडिट कर सकते हो, जो भी आप लोगों के में कोई त्रुटि आई है, करेक्शन हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। और करेक्शन करने के बाद जो आपका फाइनल प्रिंट आउट फिर से आपको डाउनलोड करना है, और वो प्रिंट आउट आप लोगों को 15 के तुरंत बाद ही, आप जैसे ही आपने करेक्शन किया लॉक करने के बाद 15 तारीख तक या 16 तारीख तक अपने कॉलेज में आप उसको फिर से आप लोगों को देना होगा। ठीक है, वो चीज़ आपको वहाँ पे सबमिट करानी होगी कि मैंने ये करेक्शन किया है, वो उस चीज़ को जो कॉलेज है, ठीक है, छात्र द्वारा आवेदन को जमा करने और संस्थान द्वारा पुनः अग्रेसित करना, यानी कि 17 फरवरी 17 तारीख को डेटा आप लोगों को कॉलेज को भी देना है, और कॉलेज वालों को 17 तारीख को ही वो फॉरवर्ड करना है आगे। ठीक है, अगेन उनको फिर से वो डेटा फॉरवर्ड कर देना समाज कल्याण के लिए, कॉलेज वाले उसको फॉरवर्ड करेंगे, तब जो चीज़ें करेक्शन हुआ होगा वो उसको फिर से उसकी एनआईसी त्रुटि, मतलब जो भी स्क्रूटनी है वो होगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को अब समझ में आ रही होगी कि जो एनआईसी है ये हर बार इस चीज़ को वेरीफाई करती है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ गलत तरीके से तो यूज नहीं की गई है। ठीक है, डेटा आपका गया वहाँ पे एनआईसी के पास, फिर से 19 फरवरी से 26 फरवरी तक उस पर फिर से वो लोग चेक करेंगे कि जो इन्होंने करेक्शन किया है ये किस बेस पे किया है और क्या ये करेक्शन सही है। वो चीज़ होने के बाद जनपद समिति द्वारा अब से शुद्ध एवं अशुद्ध डेटा लॉक करना हो 12 मार्च को फाइनली। ठीक है, 12 फरवरी से जो 12 मार्च था लास्ट, 12 मार्च तक ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी। अब आपका डेटा प्योर होकर आ चुका है, जो भी डेटा उनके पास होगा वो डेटा होगा जिनको उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है। अब वो डिपेंड करता है कि उनके पास कितना फंड है और कितनी उनके पास कैपेबिलिटी है देने के लिए। ठीक है, अब वहाँ पे फिर कुछ नहीं, मांग सर्जन होती है, यानी अब जनपद स्तरीय विभाग अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर एनआईसी के राज्य इकाई से मांग सर्जन करना। अब जो भी वो पर्टिकुलर जितने भी बच्चे हुए, अब जो समाज कल्याण है या जो एनआईसी की हेल्प से अब वो उस डेटा को यानी कि मांगते हैं, डेटा के बेस पे उस स्कॉलरशिप की मांग करते हैं कि इतने बच्चे प्योर सेलेक्ट हुए हैं, अब हमें इतना स्कॉलरशिप इनके लिए चाहिए। तब वो फाइनली आप लोगों के लिए 22 मार्च 2024 यानी कि 22 मार्च को फाइनली आपके अकाउंट में वो स्कॉलरशिप आ रही होगी। तो इतना सारा प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो यहाँ पे कहीं भी बीच में कोई भी गलती हो जाती है तो आप लोगों को वहाँ पे बाहर कर दिया जाता है, और यही रीजन है कि हम लोग बोलते हैं कि यार मेरी पिछली साल आई थी इस बार नहीं आई, या फिर उसकी स्कॉलरशिप आ गई मेरी नहीं आई। ये सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं कि कहीं भी, और आपको पता है गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ इधर उधर हो जाए तो आप उसमें ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये मैंने बताया जनरल, ओबीसी वगैरह इन सब जो भी ये कास्ट थे इनसे जो बिलोंग कर रहे हैं इनके लिए था। अब मैं बता देता हूँ एससी एसटी के लिए। ठीक है, उनके लिए भी चीज़ें लगभग सेम है, लेकिन उनके लिए एक एडवांटेज यहाँ पे दिखाई देता है हमें, और वो है कि इनको 2 बार फॉर्म फिल करने का अवसर दिया जाता है, यानी कि जो इनको स्कॉलरशिप है वो 2 बार आती है। 2 बार कैसे कि एक बार इन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, सेम जो हमारा प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग चलेगा इनका सब कुछ, लेकिन जो ये मैं इसको दोबारा बताऊंगा नहीं, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर 12 जनवरी से 15 जनवरी जो भी चीज़ें इनकी सेम हमारी तरह हो रही होंगी, हर चीज़ आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद सब चीज़ जैसे कि इनको स्कॉलरशिप फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दी जाएगी। ठीक है, एनआईसी वगैरह ये सब वेरिफिकेशन होने के बाद, ठीक है, आप देखिए इनको 22 मार्च को इनको भी स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी सेम डे को। लेकिन इनका द्वितीय चरण और होता है, इनका सेकंड फेज होता है, उसमें अगेन सारी प्रोसीजर चालू होती है जैसे कि इसमें हुई थी, उसमें फिर से ये सब कुछ अपना कर सकते हैं। छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी से आपका ये 31 मार्च तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पे छात्र द्वारा त्रुटि को संशोधित करना, ये सारी चीज़ें होंगी। अगेन उनके जो बच्चे रह जाते हैं वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं एससी एसटी कैटेगरी में, सिर्फ ये इन लोगों के लिए ये। और फाइनली जो इनकी स्कॉलरशिप कब तक आई वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए फाइनली यहाँ पे 28 जून 2024 को उनको दोबारा जो स्कॉलरशिप है, जिन लोगों ने नहीं अप्लाई किया था उनकी जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, अब आप लोगों को कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी और क्वारीज है, और भी कोई आपके डाउट अपने मन में आ रहे हो, आपका कोई स्टेटस को लेकर प्रॉब्लम हो, या फिर और भी चीज़ें आपको जाननी हो, या फिर क्या आप कर सकते हो फिलहाल या क्या नहीं, करेक्शन विंडो का अपडेट बने रहने के लिए इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना होगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जो भी जिसको भी इसकी नीड है उसको शेयर करें, ताकि वो भी अवेयर हो सकें। क्योंकि कल 12 तारीख से आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, उसके रिगार्डिंग में मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ, यदि इस वीडियो पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला तो। अदरवाइज क्या ही मतलब है जब कोई देखेगा ही नहीं तो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।